नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। दरअसल जो ये अपना चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में हम विभिन्न नदी तंत्रों के बारे में देख रहे हैं। इससे पहले हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में देख चुके हैं, है ना। तो आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं लेक्चर आज का लेक्चर शुरू करें इससे पहले मैं बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखा था, जिसमें मुख्यतः सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां हुआ करती थी। वो नदियां कहां कहां से निकला करती थी और कौन कौन सी जगह पर जाके मिलती थी, है ना। किस प्रकार से उनका क्रम था, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। और यहाँ पर मैंने वो सब पीडीएफ भी जो है लिख के भी रख दिया है कि अगर आप वहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ लिखी हुई भी पढ़ ले। बल्कि मैंने जो आपको बोल के जो समझा समझा के पढ़ाया था ना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना आप। फैक्ट तो यहाँ एक दो छूट सकते हैं, हो सकता है मेरे से, परंतु वो चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है लिख लिख के, वो वहाँ से ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि दिमाग को थोड़ा सा और अतिरिक्त टाइम मिल जाता है ग्रास्प करने की चीज़ें, है ना। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी। आपको क्या करना है, इनको एक बार रिवाइज कर लेना है। वो 5 नदी हैं, उनका किस प्रकार से उनका क्रम आपको याद कर लेना है। ऊपर सिंधु है ना। फिर JCRB और नीचे सतलुज है ना। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये नदी जाके ये यहाँ पर देखिए मर्ज हो जाती है। ये झेलम और रावी चेनाब में मर्ज हो जाती है, फिर ये नीचे की तरफ आती है। और यहाँ से ये व्यास जो है वो कपूरथला, जहाँ पर हरिके बांध भी है, वहाँ पर सतलुज में मिल जाती है पाकिस्तान में जाने से पहले ही। फिर ये तीनों नदियाँ जो है पाकिस्तान में जाके मिल जाती है एक दूसरे से। और ये सिंधु नदी बाद में आगे मिठान कोट में जाकर एक दूसरे से मिलकर फिर ये अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। तो ये क्रम यूपीएससी ने पूछ लिया था कि ये कौन सी नदियाँ जो है वो कहाँ से कौन सी नदी में मिलती है और कैसे जाती है ना। ये सब फैक्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जो है वो जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो ये गंगा नदी हम मोटा मोटी एक बार देख ले मैप में। देखिए ये यहाँ से उत्तराखंड से निकलकर इस तरीके से बहती हुई उत्तराखंड, बाद में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, छोटा सा यहाँ पर देखिए झारखंड की सीमा से लगती हुई ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से होती हुई बाद में ये बांग्लादेश में चली जाती है। इसकी एक छोटी सी जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिका कहा जाता है, वो यहाँ पर जिसे हुगली कहते हैं, भारत से होकर बहती है। तो ये हमने देख लिया कहाँ से, तो उत्तराखंड में इसका आप कहो कि उद्गम होता है। उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश में आ जाती है, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। उसके बाद में ये बिहार में चली जाती है, थोड़ा सा हिस्सा झारखंड में भी इसका लगता है ना। और उसके बाद में ये पश्चिमी बंगाल में चली जाती है ना। पश्चिमी बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये आपको याद रख लेना है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो क्षेत्र इसका है वो कौन से राज्य में ये कवर करती है, तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य में, तो झारखंड में ये कवर करती है। ये हमने यहाँ से देख लिया मोटा मोटी। अब इन नदियों के बारे में हम देखेंगे। आज जो हम देखेंगे ना, वो मुख्यतः गंगा नदी के बारे में ही हम देखेंगे कि गंगा नदी जो है उसका उद्गम से लेकर उसका आप कहो कि डिस्चार्ज होने तक जो है उसके बारे में देखेंगे। इसके सहायक नदियों के बारे में हम कल के लेक्चर में देखेंगे। बड़ा ही डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि आज तक किसी ने पढ़ाया भी ना हो ऐसे। ये शुरू करें इससे पहले हम एक कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट, एक होता है एंटीसीडेंट और एक होता है सुपर इम्पोज रिवर, यानी पूर्ववर्ती और गुम्फित नदियां। हालांकि इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफिक सीरीज में, फिर भी मैं आपको बता दूं, है ना। तो पूर्ववर्ती नदियां क्या होती है? पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां होती हैं जो किसी पर्वत, पहाड़ या श्रृंखला के बनने से पहले ही वहां बहती थी। उसके बाद वो उस श्रृंखला का निर्माण हो गया और उसको काटते हुए ये अपना रिवर कोर्स मेंटेन करती है और फिर भी बहती हैं, है ना। वो होगी पूर्ववर्ती नदियां, यानी ये किसी पहाड़ के बनने से पहले ही बहती थी। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ना, मान लीजिए ये पहाड़ है, पहाड़ क्यों है, पहली नदी बहती थी, मान लीजिए ये इस प्रकार से एक नदी बह रही है, परंतु यहां पर जो है एक पहाड़ जो है वो बन जाता है। समझ रहे आप बात? यहां पर मान लीजिए ये पहाड़ यहां पर बन गया, तो पूर्ववर्ती नदी क्या करेगी, ये पहाड़ बन गया तो अब इतनी डिटरमाइंड होती है ना अपने काम को लेकर ये कि नहीं भाई, पहाड़ जो भी आए हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तो इस पहाड़ को ये कट कर देगी और इस पहाड़ को कट करके इस प्रकार से ये बहने लगेगी आगे की ओर। तो ये होती है पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती
नदी जो किसी पहाड़ को भी काट देती है और फिर बहने लगती है ना। तो हम एग्जाम्पल भी जानेंगे कि भारत में कौन सी नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। एक होती है सुपर इम्पोज यानी कि गुम्फित नदियां। तो ये कहाँ पर बहती है, मान लीजिए कोई चट्टान है तो सॉफ्ट रॉक है ना, जिस क्षेत्र से होकर नदियां बह रही है, नदी बह रही है मान लीजिए, और वो जिस क्षेत्र से होकर बह रही है वो क्षेत्र जो है बड़ा ही उसकी जो रॉक्स हैं यानी चट्टानें बड़ी ही आप कहोगे सॉफ्ट है, नरम है। तो ये क्या करेंगे, जिस क्षेत्र से होकर ये नदी बहेंगी उसमें एकदम ये आप कहोगी गहराई तक उसको काट देगी उस क्षेत्र को, और फिर ये बहेगी, है ना। आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, आसपास के चट्टानों से जहां से नदी बह रही है, ये देखिए विसर्पण करती हुई नदी बह रही है, ये नदी विसर्पण करती हुई बह रही है ना इस प्रकार से। तो ये यहाँ से इसने काट दिया और अपने आप को गहराई तक ये लेकर चली जाती है, तो ये है गुम्फित नदी, है ना। तो देखिए ये जो गहराई तक ऐसे लेकर चली जाती है वो गुम्फित नदी होती है। और जो पहले ही किसी पर्वत और पठार या किसी श्रृंखला के बनने से पहले से कोई नदी बह रही हो और वो उसको काट कर फिर भी वो नदी बहती रहती है, तो उसे कहते हैं हम क्या, पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट। तो आपको इंग्लिश टर्म भी याद कर लेना, क्योंकि हिंदी अनुवाद में हो सकता है वो गुम्फित की जगह कुछ और दे दे और आप गुम्फित के चक्कर में पड़े रहो। हम हिंदी मीडियम वालों के साथ यही धोखा होता है ना। तो आपको एंटीसीडेंट प्लस सुपर इम्पोज रिवर्स भी याद रख लेना है। ये देखिए ये क्या है, ग्रैंड कैनियन, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं, अब हम देखेंगे, शुरुआत यहां से करेंगे कि भारत में जो है वो कौन कौन सी नदियां जो है वो सुपर इम्पोज नदियां हैं, या कौन कौन सी हम कहें कि एंटीसीडेंट रिवर्स है ना। तो अब आप कहोगे कि सर सिंधु नदी और सतलज नदी, इसके बारे में तो हमने सुना है कि ये सुपर इम्पोज रिवर है। अगर मैं आपको कहूँ कि गंगा नदी भी सुपर इम्पोज नहीं मतलब पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट रिवर है, अगर मैं कहूँ गंगा नदी भी एंटीसीडेंट रिवर है, तो आप मानोगे? आप कहोगे नहीं सर हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं। तो हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, पर मास्टर जो बता रहा है वो सत्य है। तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो लोग नॉर्मली कह देते हैं कि वो गंगा नदी ने उस उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया है। तो ऐसा नहीं है, उस उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किसने किया है वो हम देख लेते हैं। तो ये हम जाने इससे पहले बना लेते हैं हम यहाँ, देखिए ये है क्या, ये यहाँ पर है। मैं एक बार पूरा शेडिंग वेडिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कोई नहीं, पर समझ में आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। ये मैं जो है बना रहा हूँ, क्या बनाने जा रहा हूँ अभी आप जान लेंगे। मैं ये बना रहा हूँ यूरेशियन प्लेट। क्या बना रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ मैं यूरेशियन प्लेट, है ना। ये क्या है, ये है यूरेशियन प्लेट। और यहां पर कुछ मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये क्या बन रहे हैं यहाँ पर, ये बन रहे ट्रांस हिमालय। क्या है ये, एग्जैक्ट उसमें मत जाना कि 3 पर्वत श्रेणियां बनाई हैं, 4 पर्वत श्रेणियां बनाई हैं। तो जब मैं आपको हिमालय की निर्माण की प्रक्रिया बता रहा था तब भी मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय जो है वो वास्तविकता में हिमालय का पार्ट नहीं है, ये तो हिमालय के बनने से पहले ही इनका निर्माण हो चुका था ऑलरेडी। तो ये है ट्रांस हिमालय। क्या है ये, ट्रांस हिमालय है ये, है ना। तो और यहां पर हम बना लेते हैं अपनी इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट किस प्रकार से हुआ करती थी, इस प्रकार से अपनी इंडियन प्लेट हुआ करती थी, है ना। ये क्या है यहां पर बना हुआ, ये है अरावली, है ना। ये क्या बना हुआ है यहाँ पर, ये है अरावली। और यहां पर आपको कुछ पहाड़ियां दिखती हैं, ये क्या है, ये पहाड़ियां कौन सी है, ये राजमहल की पहाड़ियां। तो ये क्या है, अरावली है, और ये राजमहल की पहाड़ियां, जो कि छोटा नागपुर का ही आगे विस्तार है ना। ये अपना प्रायद्वीपीय पठार है पूरा। तो ये इंडियन प्लेट इस प्रकार से हुआ करती थी, और ये आके फिर टकराती है यहाँ पर, और इसके बीच में जो ये क्षेत्र बना हुआ है, इसके बीच में ये जो क्षेत्र बना हुआ है, ये जो क्षेत्र बना हुआ है, ये क्या है, क्या है ये, कौन सा महासागर है ये है टेथिस भूसन्नति। क्या है ये, टेथिस भूसन्नति। तो देखिए यहां से कुछ नदियां आती थी प्रायद्वीपीय भारत से, और यहां से कुछ नदियां आती थी, वो नदियां आके इस टेथिस महासागर में गिरती है। उसके बाद में यहाँ के उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है ना। तो यहां पर जो नदियां बहती थी, तो वो नदियां आज कहाँ गई, है ना, वही मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार पेन चेंज कर लें हम।
चलिए पेन चेंज, हाँ जी, चलो छोड़िए कोई नहीं। यहां से हम आ जाते हैं। तो यहां से एक नदी जो है इस प्रकार से बहा करती थी, उस नदी का नाम क्या हुआ करता था, ये नदी का नाम भी बताते हैं अभी। इस प्रकार से एक नदी यहाँ पर बहा करती थी, है ना, और वो नदी आके 33 महासागर में इस प्रकार से गिरा करती थी। इस नदी का नाम था इंडो शिवालिक नदी। देखिए ये नदी कब बह रही है, जब अभी तक हिमालय का निर्माण हुआ नहीं है, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। इस 33 महासागर भूसन्नति में आकर ये गिरा करती थी। तो ये निकलती कहाँ से थी, तो एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर ऐसा कहते हैं कि अराल सागर के आसपास से निकलती थी। कहाँ से, अराल सागर के आसपास से इसका उद्गम जो है हम मान सकते हैं, उसके आसपास से। ठीक है, ये जो नदी है, ये नदी इंडो शिवालिक नदी आके 33 महासागर में गिरा करती थी। और इधर से भी कुछ नदियां जो है वो आकर यहाँ पर बहा गिरा करती थी, माफ कीजिएगा। तो हम जो है वो पढ़ रहे थे, थोड़ा सा सिस्टम में टेक्निकल गड़बड़ी आ गई थी ना। चलिए थोड़ा सा वापस बना लेते हैं हम। इस प्रकार से ये अपनी हुआ करती थी क्या, ये अपनी हुआ करती थी यूरेशियन प्लेट। थोड़ी सी शेडिंग कर लें, ऐसा होता रहता है टेक्निकल चीज़ों के साथ। तो आपको फिर से एक बार समझने का मौका मिल जाएगा, कोई नहीं, आपदाओं को अवसर में बदलने की ट्राई करते हैं हम भी। ये जो हमें दिख रही है ये क्या है, माफ कीजिएगा, हाँ जी, ये क्या है, ये है यूरेशियन प्लेट। क्या है ये हमें दिख रही है, ये है यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं मैंने आपको दिखाई थी, है ना, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं मैंने बनाई थी। ये है ट्रांस हिमालय, ठीक है। और यहाँ पर अपनी इंडियन प्लेट हुआ करती थी। यहाँ पर जो है ये हुआ करती थी अरावलीज, ये अरावली हैं। और यहाँ पर आपको कुछ पहाड़ियाँ दिखेंगी, जो कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये राजमहल की पहाड़ियाँ ये हमें दिख जाती हैं। ये बीच में हमें दिख रही है टेथिस भूसन्नति, ये क्या बनी हुई है यहाँ पर, टेथिस भूसन्नति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ से एक नदी आ रही थी, जिस नदी का नाम क्या हुआ करता था, इस नदी का नाम हुआ करता था क्या, इंडो शिवालिक नदी। और ये निकलती कहाँ से थी, तो ऐसा माना जाता है कि ये अराल सागर जो है, अराल सागर के आसपास से कहीं से निकला करती थी, और इस 33 भूसन्निधि में आकर ये गिरा करती थी। और यहाँ से भी कुछ नदियाँ जो हैं इस प्रकार से आकर इस 33 भूसन्निधि में गिरा करती थी। और इस 33 भूसन्निधि से बाद में निर्माण होता है उत्तर भारत के विशाल मैदान का, है ना। और अभी तक देखिए हिमालय का निर्माण नहीं हुआ है। उसके बाद में ये प्लेट जो है अपनी अभी भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और जाके ये जब टकराती है यहाँ पर, तो उससे पहले देखिए ये 33 भूसन्निधि में जो अवसाद जमा हुआ था, इस अवसाद में वलन की प्रक्रिया के माध्यम से ही हमारे हिमालय का निर्माण होता है। और जब हिमालय का निर्माण हो जाता है, उसकी वजह से ये नदी जो है, जो आपको इंडो शिवालिक नदी दिख रही है, इस हिमालय के उत्थान की वजह से ही यहाँ पर देखिए हिमालय का उत्थान बाद में हो जाता है ना। इस प्रकार से हिमालय का उत्थान जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इस हिमालय के उत्थान की वजह से ही ये इंडो शिवालिक नदी जो है अपना कोर्स चेंज कर लेती है, और ये इंडो शिवालिक नदी जो है वो 3 भागों में बट जाती है ना। कैसे बट जाती है देख लेते हैं। यहाँ पर अभी अपना हम एक बार बना लेते हैं इंडिया का मैदान, इंडिया का चित्र बना लिया है हमने। और यहाँ से देखिए इस प्रकार से बाद में ये क्या बन गया अपना, ये हिमालय, है ना, ये उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हैं। ये पूरा का पूरा हिमालय यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है, पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ
आपको ये पूरी हिमालय श्रृंखला देखने को मिल जाएगी। फिर ये आगे अराकान योमा तक जाती है। तो ये जो नदी थी, ये नदी अब 3 भागों में जो है वो टूट जाती है। और ये 3 भाग कौन से होते हैं? तो ये मान लीजिए कि ये जो अपनी नदी हुआ करती थी, और ये नदी देखिए अब एक भाग में टूट जाती है। एक नदी जो है इधर हो जाती है, इसका नाम हो गया सिंधु नदी, है ना। तो ये कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी। और एक नदी देखिए फिर यहां से इस तरफ चली जाती है, और ये नदी कौन सी कहलाती है? पता ही होगा आपको। ये नदी है ब्रह्मपुत्र। और एक नदी जो है फिर यहां से इस प्रकार से आती है, और यहां पर बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है गंगा नदी। तो ये देखिए, ये नदियां किससे बनी है? ये बनी है इसी इंडो शिवालिक नदी के माध्यम से। इंडो शिवालिक नदी के माध्यम से ये तीनों नदियों का उद्गम हुआ है। इसी के कोर्स परिवर्तन करने की वजह से ये नदियां जो है तीनों बनी है। इसलिए इंडो शिवालिक नदी एक पूर्ववर्ती नदी हुआ करती थी, क्योंकि ये हिमालय के बनने से पहले की नदी है ना। पूर्ववर्ती नदी क्या मतलब? किसी पर्वत पहाड़ के बनने से पहले की नदी। तो ये इस हिमालय के निर्माण के पहले ही इंडो शिवालिक नदी बहती थी। फिर जब इंडो हिमालय की पर्वत श्रेणियों का जब आप कहो कि उद्भव होता है, ये ऊपर उठती है, तो ये नदी अपना कोर्स चेंज कर लेती है और 3 भागों में बढ़ जाती है। और 3 भागों में एक भाग होता है सिंधु नदी, एक होता है ब्रह्मपुत्र नदी, और एक होता है गंगा नदी। तो इस प्रकार से सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तीनों नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, है ना। इसलिए ये तीनों की तीनों नदियां क्या होगी? यानी कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा। तीनों को तीनों नदियां जो है, ये तीनों नदियां क्या कहलाती है? ये पूर्ववर्ती नदियां ही होंगी। अगर कोई पूछे अब आपसे, तो आप कहोगे कि सर इसलिए ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये इतना सारा कंसेप्ट क्यों समझाना पड़ा? ये इसलिए समझाना पड़ा कि हाँ, कोई पूछ रहा था ये गंगा नदी किस प्रकार, तुम कैसे कह सकते हो कि ये पूर्ववर्ती नदी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। समझ गए? ठीक है जी। इसके बाद में आ जाता है, इसके बाद में एक कंसेप्ट आता है, वो हम देखते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि आ, तीनों नदियां जो है ये एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। उसके बाद में जो है अब हम इन नदियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, गंगा नदी के बारे में कि किस प्रकार से इसका उद्गम वगैरह होता है। तो मैं यहाँ पर पहले 4 पहाड़ियाँ आपको बना देता हूँ। आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना है ना। अगर आप खुद भी रफ कॉपी में एक बार बना लोगे, तो मैं कह रहा हूँ आपको भी एक बार अच्छे से समझ में फिर आ जाएगा, है ना। अभी मत पूछना कि ये क्या बना रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट दे दो मुझे बस। और ये बनता हुआ अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक पहाड़ी तंत्र है, किसमें कितनी पहाड़ियाँ हैं इसमें एकदम एग्जैक्ट डिटेल में मत जाइएगा, है ना। इसके बाद में यहाँ एक पहाड़ी तंत्र आपको देखने को मिलेगा, और इसके बाद में आपको एक यहाँ पर भी एक पहाड़ी तंत्र देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर, है ना। अब आप कहोगे सर ये क्या बना दिया आपने? अब इनकी नेमिंग करते हैं, अब आपको पता लगेगा। ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, है ना। ये है गंगोत्री, ये है यहाँ पर केदारनाथ, ये है कहाँ? तो उत्तराखंड में। और ये है यहाँ पर बद्रीनाथ। अब समझ में आपको आया होगा। तो देखिए गंगा नदी का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो सबसे पहले हम देखते हैं। 1 मिनट, हम देखेंगे गंगा नदी का उद्गम जो है किस प्रकार से होता है। हाँ जी, तो यहाँ हम देख रहे हैं गंगा नदी का उद्गम। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखें, ये जो आपको गंगोत्री दिख रहा है, इस गंगोत्री से एक नदी निकल के आती है यहाँ से। यहाँ से इस गंगोत्री से एक नदी आपको निकल के आती हुई दिखेगी। ठीक है, इस प्रकार से एक नदी यहाँ पर निकल के आती हुई आपको दिखेगी यहाँ पर, है ना। ये नदी हम देख लेते हैं। ये नदी जो है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है भागीरथी नदी, है ना।
अभी तक इसका नाम है भागीरथी। गंगा का उद्गम किस प्रकार से होता है ये सब आपको मैं समझाऊंगा। ये प्रयाग वगैरह कौन से हैं, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, इनमें आप कंफ्यूज हो जाते होंगे ना, अब नहीं हो गया आज से, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए यहां से एक नदी आती है बद्रीनाथ के पास में, शतोपत ग्लेशियर से निकलती है। यहां से एक नदी आती है और वो नदी आके आपको यहां मिल जाती है। और इस नदी का नाम मैं आपको बताऊं, इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है अलकनंदा, है ना। इसका नाम क्या है, अलकनंदा। इस नदी का नाम है अलकनंदा। और यहां पर आके जो मिल जाती है, तो इस प्रयाग, जब दो नदियां एक दूसरे से मिलती है तो उसे प्रयाग कहते हैं। और इस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। क्या नाम है इसका, देव प्रयाग। तो भागीरथी नदी और ये जो अलकनंदा नदी आकर इस देव प्रयाग में मिलती है, तभी ये नदी जो है गंगा नदी कहलाती है। इसके बाद से जो ये नदी बहेगी आगे, अब ये नदी क्या कहलाएगी, गंगा नदी। पहले भागीरथी और अलकनंदा आके देवप्रयाग में मिलती है और यहां पर ये नदी कहलाती है, उसके आगे फिर गंगा नदी। अब देखिए इस अलकनंदा नदी में भी कुछ नदियां, सहायक नदियां मिलती है। तो इसमें एक नदी देखिए यहां पर आती है धौली गंगा नदी, और आके मिल जाती है अलकनंदा नदी में। इस नदी का नाम क्या है, धौली गंगा नदी। आप अपने आप लगा लीजिएगा। तो ये धौली गंगा जिस जिस जगह पर आके अलकनंदा से मिलती है, इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। इसको क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। उसके बाद में यहां से एक और नदी निकलती है, और वो नदी आके भी इस प्रकार से मिलती है अलकनंदा में। और ये जो है नदी का नाम, इसका नदी का नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी नदी। और ये नंदाकिनी नदी अलकनंदा से जहां पर मिलती है उसको कहा जाता है नंद प्रयाग। ये तो आप याद रख लोगे, जहां नंदाकिनी मिलती है वो नंद प्रयाग हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक नदी जो है वो यहां से आकर मिलती है, और उस नदी को कहा जाता है पिंडर नदी। पिंडर या पिंडरा, पिंडार या पिंडरा नदी, ये आपको याद रख लेना है। ये पिंडार नदी आके अलकनंदा में मिलती है। और जहां मिलती है, इस प्रयाग को क्या कहेंगे, इस प्रयाग को कहेंगे हम कर्ण प्रयाग। हाँ, क्या कहेंगे, कर्ण प्रयाग। भाई कर्ण का कर्ण कुंडल और कवच हुआ करता था, कर्ण कुंडल पिंडर, ऐसा कुछ जुड़ा है, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। तो ये कर्ण प्रयाग में आके पिंडर नदी मिल जाती है अलकनंदा से। उसके बाद में इस तरफ से, पश्चिम की तरफ से सिर्फ एक नदी निकलती है केदारनाथ से, और उस नदी का नाम है मंदाकिनी। और वो आकर आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और उस जहाँ पर ये नदी मिलती है उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे रुद्रप्रयाग। ये कौन सी नदी है, तो ये है मंदाकिनी नदी। और ये मंदाकिनी नदी जहां पर आके मिलती है ये होता है रुद्र प्रयाग। तो अब इन प्रयागों का क्रम भी आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले आप रखना, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है भागीरथी, ठीक है। और यहां से बद्रीनाथ के पास से शतोपत ग्लेशियर है। क्या, शतोपत ग्लेशियर, है ना। इस शतोपत ग्लेशियर के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। और वो अलकनंदा और भागीरथी नदी जहां पर मिलती है उसे कहते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग में इन दोनों नदियों के मिलने के बाद में ही गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में अलकनंदा में ही एक नदी आके मिलती है यहाँ से पूर्व की ओर से, धौली गंगा। और सबसे पहले विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। उसके बाद में एक नंदाकिनी नदी आके मिलती है इसी पूर्व की ओर से और नंद प्रयाग का निर्माण करती है। उसके बाद पिंडर नदी, पिंडार या पिंडरा नदी आकर मिलती है इसी अलकनंदा नदी में। अब बाकी की सारी नदियां सिर्फ अलकनंदा में मिलेंगी, है ना। और तो जहां ये मिलती है पिंडर नदी उसे कहते हैं कर्णप्रयाग। और पश्चिम की तरफ से मात्र एक नदी जो केदारनाथ के पास से निकलती है और उसका नाम है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी अलकनंदा में जहां पर आके मिलती है उस प्रयाग को कहते हैं रुद्र प्रयाग, ठीक है। और उसके बाद में देखिए इस यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। और ये आकर इस प्रकार से बाद में गंगा नदी से कहां पर मिलती है, बताइए कहां मिलती है। देखिए ये गंगा नदी है, फिर आगे आ जाती है और ये नदी बाद में आके गंगा नदी से मिलती है कहां पर, इसका नाम है प्रयागों का राजा प्रयागराज। क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारी माइथोलॉजी में कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती, एक पौराणिक नदी है सरस्वती,
पौराणिक नदी सरस्वती, उसका भी संगम जो है यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर गंगा हो गई, यहाँ पर यमुना हो गई और यहाँ पर सरस्वती नदी हो गई। तो इन तीनों का संगम जहाँ होता है वो होता है क्या, प्रयागराज। ये तीनों, ये चीजें हमने देख ली है ना। तो ये गंगा नदी का हमने देख लिया प्रयागराज तक का सफर है ना, कौन कौन सी नदियों से मिलकर फिर ये नदी जो है बनती है गंगा नदी, और इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लिया। अब आगे चल लेते हैं अगले वाले पेज में, फिर मैं अब आपको गंगा का बता देता हूँ, बंगाल की खाड़ी तक का। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई भागीरथी नदी है और यहाँ से अलकनंदा नदी आके मिल रही है, तो ये देवप्रयाग है ना। ये अलकनंदा, सारी नदी इसमें ड्रॉ नहीं करूंगा, ये भागीरथी है ना। और फिर ये नदी यहाँ से चलती है और यहाँ पर आकर जो है ये यमुना नदी मिल जाती है, ये है प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद में ये नदी जो है वो जाती है जाती है जाती है जाती है झारखंड में होते हुए। और यहाँ पर एक मैं आपको इस प्रकार से दर्शा दूँ, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की तरफ ये जो आपको दिख रहा है ये है बांग्लादेश। ये क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाइए, इस प्रकार से ये नदी यहाँ पर जो है इस प्रकार से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ये नदी एक इसकी भाग जो है ये चला जाता है कहाँ पर, बांग्लादेश में। ठीक है, और ये जो भारत में बहती है इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है हुगली, है ना। ठीक है, अब देखिए ये भागीरथी और अलकनंदा के बाद में देवप्रयाग में मिलने के बाद में ये नदी कहलाती है गंगा नदी। क्या, गंगा नदी कहलाती है। और उसके बाद में ये पहाड़ों से उतरकर नीचे आती है और यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है ऋषिकेश। अगर आप नहीं गए हैं तो जाना बहुत ही अच्छा प्लेस है। और उस ऋषिकेश के बाद में एक और शहर यहाँ पर आता है हरिद्वार। तो अगर आपको क्रम पूछ ले कि गंगा नदी के क्रम में सबसे पहले कौन सा आता है, ऋषिकेश या हरिद्वार, तो पहले आता है ऋषिकेश, उसके बाद में हरिद्वार। उसके बाद में अगर आगे चलते रहो और इसी हरिद्वार में आके ये सबसे पहले मैदान में प्रवेश करती है, इससे पहले ये पहाड़ों में ही रहती है। तो ये गंगा नदी हरिद्वार में आके मैदान में प्रवेश करती है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा कोर्स ये करती हुई बिहार के बाद में ये झारखंड से लगती है थोड़ा सा, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल में ये इसकी एक वितरिका होती है। देखिए सहायक नदी क्या होती है, एक होती है सहायक नदी, एक होती है वितरिका, दो नदियां होती हैं। सहायक नदी मतलब जो आके इसमें पानी मिलाती हो, है ना, ये मुख्य नदी इसमें आके जो मिल रही है ऐसे, ये सहायक है। और वितरिका होती है कि ये एक नदी है, इसको आगे जाके दो तीन भागों में बढ़ जाती है, तो वो होती है वितरिका। तो यहाँ पर जो है इसकी एक वितरिका होती है जिसका नाम है हुगली। ये हुगली बाद में भारत की तरफ, दक्षिण की तरफ मुड़ के भारत में पश्चिम बंगाल में बहती हुई आगे जाके बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ये देख लिया। अब देखिए यहाँ पर एक याद रखने वाली चीज है कि यहाँ जहां से ये हुगली नदी जो है अलग हुई है इस गंगा से, और वहां तक जहां तक ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसके बीच का ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा होगा, इस क्षेत्र के बीच में इस नदी को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र में इसको वापस से भागीरथी नदी ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र में वापस से इस नदी को भागीरथी नदी ही कहा जाता है। ये याद रखना आपको। ये जो क्षेत्र जहां से हुगली नदी जो है इसकी वितरित का अलग हो जाती है, और ये जो क्षेत्र जहां से बंगाल में प्रवेश करती है, बंगाल में प्रवेश करने से पहले वाला ये जो पॉइंट है, इस क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भागीरथी नदी। ठीक है, यहां से देखें, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और इस छोटा नागपुर के पठार से के बीचों बीच से एक नदी बहती है जिस नदी का नाम आपको पता होगा, दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी बाद में किस में जाके सहायक नदी मिल जाती है, हुगली नदी में जाके ये मिल जाती है। ये है छोटा नागपुर का पठार। और इस दामोदर नदी को बंगाल का शौक भी कहा जाता है, बंगाल का शौक है ये दामोदर नदी। और इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार से जब होकर बहती है तो बहुत ही आपको होगी प्रदूषित सी हो जाती है ना। इसके बाद में ये नदी कहां पर प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और इस हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर यही है कलकत्ता बसा हुआ, है ना। इस नदी के पूर्वी किनारे पर कलकत्ता बसा हुआ है, और यहीं पर एक हल्दिया पोर्ट भी इस पर बना हुआ है, हल्दिया बंदरगाह, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह है।
हल्दिया बंदरगाह क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहां तक देख लिया। अब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो मान लीजिए ये नदी है अपनी, और मैं यहाँ पर बना दूं, ये बांग्लादेश पूरा बना देता हूँ यहाँ पर। ये जी अपना बांग्लादेश बन गया जी। ये नदी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इस प्रकार से ये हुगली नदी हो गई, है ना। और यहाँ से ये नदी फिर भारत में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। देख लेते हैं जी, आराम से समझ लेते हैं, है ना। ये हुगली नदी आ गई, तो ये क्या हो गई? ये तो हुगली नदी हो गई, जो कि पश्चिम बंगाल में, और फिर आके ये बंगाल की खाड़ी में, जाके ये विसर्जित हो जाती है। अब ये नदी यहां से लेकर इस पॉइंट तक क्या कहते हैं? इसे भागीरथी कहते हैं। और जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा नदी। क्या नाम हो जाता है इसका? पद्मा नदी। जैसे ही बांग्लादेश में ये गंगा नदी प्रवेश करती है, बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहा जाता है। फिर इस तरफ से देखिए, ये पूरा बांग्लादेश में बना दूं एक बार यहां पर आपको। ये बांग्लादेश। अब यहां से देखिए एक नदी आ रही है, इस नदी का नाम आप बताइए, क्या है इस नदी का नाम? इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। भारत है ना, आप भारत का मैप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये भारत वाला क्षेत्र है ना। ये इधर भी भारत वाला क्षेत्र है, ये बांग्लादेश है पूरा। तो ये नदी ब्रह्मपुत्रा जब आ जाती है बांग्लादेश में, तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जमुना नदी। यमुना नहीं, जमुना कहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब, तो यही गंगा जमुनी तहजीब है। तो यहां जब ये नदी आकर मिल जाती है, पद्मा नदी और ये नदी जमुना नदी, उसके बाद में ये नदी की सम्मिलित धारा आगे बढ़ती है, तो इस सम्मिलित धारा को क्या कहते हैं? पद्मा नदी ही कहते हैं। इस सम्मिलित धारा को क्या कहते हैं? पद्मा नदी। उसके बाद में यहां पर आ जाइए आगे। यहां पर अपने नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है मणिपुर। इस मणिपुर से एक नदी निकलती है, उसे मणिपुर में तो कहा जाता है बराक नदी। मणिपुर से ये नदी निकलती है, बराक नदी। और बांग्लादेश में इस बराक नदी को कहा जाता है मेघना नदी। और ये मेघना और इधर से आ रही पद्मा नदी जहां मिल जाती है, उसके बाद में, इनके बाद में जो इसकी सम्मिलित धारा जो होती है, इस सम्मिलित धारा को क्या कहा जाता है? मेघना नदी, है ना। और फिर ये मेघना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित हो जाती है, और यहां पर एक बहुत ही बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। हाँ, नदी जब समुद्र से मिलती है तो डेल्टा का निर्माण करती है, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा। क्या? सुंदरबन का डेल्टा, या गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी इसे कहा जाता है। अब याद रखने वाली एक बात यहां पर यह है कि यहां से एक नदी जो है और निकलती है, एक नदी बहती है और आके इसके समानांतर ही बंगाल की खाड़ी में आकर ये गिर जाती है, और इस नदी के बारे में कोई नहीं जानता। इस नदी का नाम है मधुमती। इस नदी का नाम है मधुमती नदी, है ना। तो ये आकर इस बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है, और ये बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है ना। तो ये सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। तो अब अगर हम इसके बारे में जान लें, है ना, तो इसको अगर मैं आपको लिखवाना चाहूँ तो मैं लिखवा दूँ आपको कि देवप्रयाग में पहले आप कहो कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान के समीप गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और वहां पर ये किस नाम के जानी जाती है? वहां पर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी नदी के नाम से
जानी जाती है ना। ये गंगा नदी अगर हम यहाँ से कट कर दे तो, है ना, वहां पर ये भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। बाद में ये देवप्रयाग में शतोपत ग्लेशियर, कहा, बद्रीनाथ के निकट, हाँ, बद्रीनाथ के समीप जो है, वहां से शतोपत ग्लेशियर से आने वाली अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा कहलाती है। उसके बाद में ये हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती हैं और मैक्सिमम जो है क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मिनिमम क्षेत्र आप कहो तो झारखंड में कवर करने के बाद ये पश्चिम बंगाल में हुगली और एक धारा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, बांग्लादेश में हमने इसको प्रवेश करा दिया। हाँ जी, बांग्लादेश में प्रवेश होगी। उसके बाद में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, जिसे बराक कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, सम्मिलित रूप से विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और यहाँ पे जानने वाली चीज़ ये है कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन अगर हम कहें, सुंदरवन, यहीं पाया जाता है। तो सबसे बड़ा नदी का डेल्टा, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, साथ ही साथ में रॉयल बंगाल टाइगर जो है, रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पर पाया जाता है, यहीं पाया जाता है, जो कि एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड आता है IUCN में। ठीक है ना, ये चीजें हमने देख लिया। सुंदरवन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर सुंदरी नाम की वनस्पति पाई जाती है, और सुंदर नामक वनस्पति ये है, वो मैंग्रोव वाले जो है वृक्ष, वहीं जो है सुंदरी नामक वनस्पति कहलाती है। तो ये देखिए, ये जो डेल्टा आपको दिख रहा है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा जो भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। ये है, देखिए, सुंदरी वनस्पति आपको दिख रही होगी, है ना, ये डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है, मैंग्रोव वन। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है बंगाल टाइगर, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये बंगाल टाइगर आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है, रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि IUCN की जो रेड लिस्ट है
उसमें ये आता है एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, ये आपको याद रख लेना है। इतना हमने देख लिया आज के लेक्चर में कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, उसके बाद में इसका विसर्जन जाके कहाँ पर हो जाता है। इतनी सब चीजें आज के लेक्चर में हमने जान ली। अब कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम इस गंगा की सहायक नदियों के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई बंधु मित्र सगा दोस्त कोई है जिसे आप चैनल रिकमेंड करना चाहें जो पीसीएस यूपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहा हो तो आप अवश्य रिकमेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम जो है बड़े शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ते रहेंगे। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।